In this video, we'll complete a whole one shot of बायोटेक्नोलॉजी। ये चैप्टर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल इससे 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। हर साल ईच ईयर नीट में 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, मीन्स 30 to 40 मार्क्स क्वेश्चन। और चैप्टर बहुत छोटू सा है, बहुत छोटू सा है, यूँ चुटकियों में सॉल्व हो जाने हैं। जो भी क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं इस चैप्टर से। बस आपके कंसेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी टर्म इज गिवन बाय कार्ल सिराके। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या उसके कोई कंपोनेंट को यूज़ करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं विच आर यूजफुल फॉर ह्यूमन। अब एक कंपोनेंट क्या हो सकते हैं? कंपोनेंट कैन बी दे प्लाज्मिड, अब यहाँ पे दो तरह का बायोटेक्नोलॉजी है। वन इज ओल्ड एंड अदर इज न्यू। न्यू मीन्स मॉडर्न मीन्स टुडेज वर्ल्ड। ओल्ड मतलब होता है बिफोर 1970। बिफोर 1970 कोई टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं था, तो जनरली मतलब कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके सिंपल सा प्रोडक्ट बनाते थे उसके नेचुरल कैपेबिलिटी को यूज़ करके। लाइक प्रोडक्शन ऑफ कर्ड बाय द लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के अंदर ये उसका नेचुरल कैपेबिलिटी है कि वो दूध से दही बनाता है, तो हमारा ओल्ड हुआ। लाइक प्रोडक्शन ऑफ वाइन बियर फ्रॉम द ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो भी बोलो आप, ये इसका नेचुरल कैपेबिलिटी है कि ये वाइन ब्रेड को प्रोड्यूस करता है। ये तुम्हारा ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी हुआ। अब न्यू मॉडर्न में जो अपन यूज़ करते हैं, लाइक जीन थेरेपी हुआ, दो अलग अलग जीन को मिलाकर जो बनता है उसको फिर आगे फॉरवर्ड ले जाते हैं, ये सब कंडीशन होते हैं, इसको बोलते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। दिस इज कॉल्ड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। दो तरह का होता है, ओल्ड एंड न्यू। ओल्ड में हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नेचुरल कैपेबिलिटी यूज़ करते हैं जो उसमें पहले से प्रोड्यूस मौजूद होता है, ठीक है। सेकेंडली मॉडर्न में वो होता है लाइक जीनेटिक इंजीनियरिंग, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लाइक ह्यूमन इंसुलिन जीन, लाइक कि इस इंसान से इसके अंदर जो ह्यूमन इंसुलिन जीन था, इसके अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था, तो ये ह्यूमन इंसुलिन जीन मैं इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट किया। इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करके सपोज किसी बैक्टीरिया में लाइक ई कोलाई में ट्रांसफ़र किया, वहाँ इसके अंदर जाके ह्यूमन इंसुलिन बना, तब ये जाके अपन कोई इंसान में इसको फिर से डाल दिया। इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को कहते हैं न्यू या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। अब डेफिनेशन क्या है? EFB जो EFB है, दैट यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, आपको उसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल दिया है इसने। जो EFB है ओल्ड और मॉडर्न को कंबाइन करके एक डेफिनेशन दिया है। अब क्या है वो डेफिनेशन? सपोज ये ह्यूमन इंसुलिन जीन है, ये ई कोलाई का सेल है। ये ह्यूमन जीन को इसने ई कोलाई के अंदर इंकॉर्पोरेट किया, इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना। अब वहाँ पे उसके सपोज ये प्लाज्मिड था ई कोलाई का, ये ई कोलाई का प्लाज्मिड है, ये ह्यूमन का इंसुलिन जीन को ई कोलाई के प्लाज्मिड में ऐड किया। अब इसका नेचुरल कैपेबिलिटी है कि तुम्हारा ये नेचुरल साइंस है, नेचुरल कैपेबिलिटी है ई कोलाई का कि इस अब जीन से वो आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन बनाएगा, फिर यहाँ प्रोडक्ट बनाएगा, फिर इसको ह्यूमन सर्विस के लिए उपयोग में ला सकते हैं। मतलब यहाँ पे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, यहाँ पे ओल्ड है। इस दोनों को कंबाइन करके इसने एक डेफिनेशन दिया। क्या था? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस एंड ऑर्गेनिज्म, या उसका कोई ऑर्गेनिज्म का सेल या पार्ट मीन्स यहाँ पे इट कैन बी प्लाज्मिड एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग मतलब BAC। आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में मतलब जेनेटिक्स में पढ़ा होगा, BAC एंड YAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इसके मदद से जो प्रोडक्ट बनाते हैं, ये तुम्हारा डेफिनेशन है गिवन बाय EFB। नाउ कम टू द साइंटिस्ट कॉल्ड पॉल वर्क, ठीक है। ही इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्यों? इसने SV40 वायरस को ई कोलाई में डाला। इसने SV40 वायरस को ई कोलाई में इनकॉर्पोरेट किया विद द हेल्प ऑफ लैम्डा बैक्टीरियोफेज। इसने वायरस के हेल्प से वायरस को ही ई कोलाई के अंदर डाला। फॉर दिस ही गॉट अ नोबेल प्राइज इन 1980। ठीक है,
remember, he transferred the gene of SB40 virus into E. coli by lambda bacteriophage. ये एक वायरस है पॉलवर्क, इसी के वजह से इसको नोबेल प्राइज मिला, एंड दैट्स व्हाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. ओके, नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर. स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, इसने पहला रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया था. अब रिकम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? दो अलग अलग डीएनए को, सपोज हाँ, दो अलग अलग डीएनए को जोड़कर, लाइक लुक हियर, ये डीएनए दो अलग अलग डीएनए को जोड़कर, ये ब्लैक है, इसने एक डीएनए बनाया. इसी को बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए, इसी को बोलते हैं आरडीएनए. ठीक है, आरडीएनए मीन्स रिकम्बिनेंट डीएनए. स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया बाय लिंकिंग, किसको जोड़ा? एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, सपोज ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है विद द नेटिव प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफीमोरियम. सपोज ये प्लाज्मिड है, ये तुम्हारा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है. इस दोनों को इनकॉर्पोरेट किया, इस दोनों को जोड़ा. ठीक है, जोड़कर इसने फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नेटिव प्लाज्मिड इसने लिया वो किसका था? इट इज़ अ नेटिव प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफीमोरियम. अब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन क्या होता है? सपोज लुक हियर, सपोज ये बैक्टीरिया है. बैक्टीरिया के पास इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एब्सेंट है. क्या है? एब्सेंट है. जब तुम इस बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक डालोगे तो ये बैक्टीरिया मर जाएगा. लुक हियर, ये बैक्टीरिया मर जाएगा. ये सपोज तुमने ये आरडीएनए बनाया, अब जिसके पास भाई, अब जब तुमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इसमें डाला तब ये तो क्या हो गया? अब इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट पावर हो गया, मतलब इसके पास एंटीबायोटिक से लड़ने की ताकत आ गई. ठीक है, अब सपोज तुमने इस आरडीएनए को, फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए को ई कोलाई में डाल दिया, इस सेल में डाल दिया. अब देखो, अब इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है. जब तुम एंटीबायोटिक इस सेल में डालोगे तो यहाँ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो यहाँ पे था, यहाँ से आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा, और ये एंटीबायोटिक के इफेक्ट को नलिफाई कर देगा, ख़त्म कर देगा. और इससे क्या होता है? ये बैक्टीरिया जिंदा वापस रहेगा, मतलब मरेगा नहीं, बस टेक्निकली इसको ये प्रोटेक्ट कर रहा है. किससे? एंटीबायोटिक से. दिस इज द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन. नो लुक हियर, अब जो स्टैनली कोहेन वगैरह है, इसने कैसे किया, कुछ स्टेप यहाँ पे दिया हुआ. लुक हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल इसने साल्मोनेला टाइफीमोरियम का प्लाज्मिड लिया. ठीक है, प्लाज्मिड लिया, उसको निकाला बाहर, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लिया. सपोज किसी बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था, उसको वहाँ से निकाला. अब इस दोनों को मर्ज कर दिया, इस दोनों को मिला दिया. अब मिला के इसी को बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए. जब दो अलग अलग डीएनए को, भाई प्लाज्मिड क्या है? इट इज़ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल. ठीक है, अब इसका डेफिनेशन आगे लिखा हुआ है, डोंट वरी. प्लाज्मिड क्या होता है? बैक्टीरिया में पाया जाता है, एंड इट इज़ अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल. जब दोनों को ऐड किया तो ये बन गया रिकम्बिनेंट डीएनए. इसी का और नाम है आरडीएनए, हाइब्रिड डीएनए और काइमेरा डीएनए. अब ये नॉर्मल ई कोलाई है. नॉर्मल ई कोलाई में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एब्सेंट होता है, यहाँ प्रेजेंट नहीं, एब्सेंट. ठीक है, एब्सेंट है. अब इसको इसके अंदर डालेगा. जब इसको तुम इसके अंदर डालोगे तो ये मॉडिफाई हो जाएगा. ये नॉर्मल ई कोलाई है, ये मॉडिफाई हो जाएगा. इसी को कहते हैं जेनेटिक मॉडिफाइड ई कोलाई. अब इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है. मतलब हम लोग का जो मेन एम था, लिसन केयरफुली, लुक एट द स्क्रीन, हम लोग का जो मेन एम था, अपन का मेन एम था कि इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को इस ई कोलाई में ट्रांसपोर्ट करना. उसके लिए अपन प्लाज्मिड यूज़ किया. क्यों? प्लाज्मिड ऐसा मतलब व्हीकल काम किया. प्लाज्मिड ऐसा गाड़ी काम किया, व्हीकल काम किया कि मैं इसको व्हीकल के अंदर बैठाया और आगे इसके अंदर जाके डाल दिया. इसी व्हीकल को बोलते हैं वेक्टर. यू कैन से वेक्टर और व्हीकल, दोनों इसे दोनों कहते हैं. वेक्टर वो चीज़ है जिसके मदद से हम कोई अपना डिज़ायर जीन, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन क्या था? एक डिज़ायर जीन था जो हम लोग चाहते थे. वेक्टर वो होता है जिसके बदौलत हम डिज़ायर्ड जीन को होस्ट सेल के अंदर डाल सकते हैं.
होस्ट सेल क्या होता है, जिसमें अपन डालते हैं, जिसमें अपने डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। नाउ देयर आर सम स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या क्या स्टेप है? फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डीएनए को आइसोलेट करेंगे, उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करेंगे, आरई से कट करेंगे। आरई क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो कि डीएनए को कट करता है। आपने पढ़ा होगा लाइक इन द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, लाइक इन जीन मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब सपोज यहाँ पे इस पूरे डीएनए में, तो इस पूरे डीएनए में इस पार्ट पर डिजायर्ड जीन है, तो अपन कट किए तो ये डिजायर्ड जीन यहाँ पे आया, ठीक है, ये यहाँ पे आया, ये है। अब इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के लिए कुछ मेथड है, आगे पढ़ेंगे। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अगर इसका नंबर पहले से ज़्यादा है, लिसन केयरफुली, अगर इसका नंबर पहले से ज़्यादा है तो अपन इसका नंबर नहीं बढ़ाएंगे। अगर इसका नंबर कम है और अपन चाहते हैं नंबर बढ़ाए, तो आपको पता होगा इसके लिए अपन यूज़ करते हैं PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसका 3 स्टेप होता है: डीनेचुरेशन, अनीलिन एक्सटेंशन। ये आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा उसमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, ठीक है। नंबर करना ये ऑप्शनल है। क्यों? अगर पहले से ही नंबर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है, नंबर को इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ तक आ गया, अपने यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, एक टेस्ट ट्यूब में वेक्टर लिए, लाइक एक टेस्ट ट्यूब में वेक्टर लिए। मैं समझाने के लिए यहाँ पे 2 वेक्टर लिया हूँ, ठीक है। 2 वेक्टर लिया, इसको भी आरी से कट करेंगे। जब इसको तुम आरी से कट करोगे, ये कट हो गया। फिर इसको, ये जो तुम्हारा डीएनए को डिजायर्ड डीएनए है, इसको इसके अंदर डालेंगे। साथ में डीएनए लाइगेज भी डालेंगे, ठीक है, साथ में डीएनए लाइगेज भी डालेंगे। अब क्या होगा, डीएनए लाइगेज क्या करता है? 2 डीएनए को जोड़ता है। डीएनए लाइगेज 2 डीएनए को जोड़ता है। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। या ये खुद से जुड़ जाए, या जो अपना डिजायर्ड जीन है वो आके जुड़ जाए, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी है, या ये खुद से जुड़ जाए, इसको बोलते हैं रीसर्कुलराइजेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं रीसर्कुलराइजेशन, ठीक है। या ये अपने डिजायर्ड जीन से जुड़े। तो 2 केस है। अगर ये डिजायर्ड जीन से जुड़ गया, इसी को कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। अगर नहीं जुड़ा तो नॉन रिकम्बिनेंट डीएनए। तो शॉर्ट में अगर जब भी आगे मेंशन करूंगा तो मैं NR से करूंगा। कैसे करूंगा? NR से करूंगा, ठीक है। अब इसको मैं होस्ट सेल में ट्रांसफर करूंगा, ठीक है। सपोज लुक हियर, एक नॉन रिकम्बिनेंट बना, जिसे कहते हैं तुम्हारा NR, एक रिकम्बिनेंट बना। अब इसको तो होस्ट सेल में ट्रांसफर करना है, इसको तो अपन के होस्ट सेल में ट्रांसफर करना है। तो अब यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है। ध्यान से सुनो मेरी बात, यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है। क्या? कि इस दोनों में से एक भी होस्ट सेल में ना जाए, एक भी होस्ट सेल में इंसर्ट ना हो पाए। ये वाला केस हुआ, एक भी नहीं पहुंचा। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि नॉन रिकम्बिनेंट वाला पहुंचे। तीसरा केस है रिकम्बिनेंट वाला पहुंचे, ओके। अब जो जिसमें एक भी नहीं गया उसको बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। शॉर्ट में बोलूंगा मैं NT। क्या बोलूंगा? NT, आंटी नहीं, NT, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। दूसरे में जिसमें नॉन रिकम्बिनेंट गया, इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफर तो हुआ, ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकम्बिनेंट। इसमें भी ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकम्बिनेंट, ठीक है। इसमें नॉन रिकम्बिनेंट है, इसमें रिकम्बिनेंट है, TNR TR। अब अपन को TR भाई अपन के लिए क्या यूजफुल है? ये वाला यूजफुल है। अपन चाहते हैं ये वाला, अपन को ये वाला निकालना है, इसको सिलेक्ट करना है, इस दोनों को खत्म कर एलिमिनेट करना है। इसको सिलेक्ट करने के लिए कुछ स्टेप है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। सपोज एनी हो, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो इसी को बोलते हैं अब ये जो होस्ट सेल है, क्या इसको मॉडिफाई हुआ तो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कह दिया। क्या जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कह दिया, ठीक है। अब तो भाई मैंने तो एक बनाया है,
2 बनाया है। अब इसके कॉपी नंबर बढ़ाना है भाई। अपन बहुत लालची है भाई, अपन को हर चीज़ बल्क में चाहिए, तो इसके नंबर को बढ़ाएंगे। फिर कुछ को स्टोर करेंगे, आइसोलेट करेंगे। जो इससे जो प्रोडक्ट बना उसको आइसोलेट करेंगे, प्यूरीफाई करेंगे, फिर उसको मार्केट में मतलब इसको पैकेजिंग मार्केटिंग के लिए कर सब जाएंगे। ठीक है, आई होप ये सब यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, नो कम टू प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। 2 प्रिंसिपल है बायोटेक्नोलॉजी का, 2 प्रिंसिपल है। एक तो ये प्रोडक्ट बनाना, एक तो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाना, ठीक है, एक यह है, ये वाला इस प्रोडक्ट को बनाना। सेकंड, इसको लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करना, वही है जेनेटिक इंजीनियरिंग टू प्रोड्यूस अ GMO, टू प्रोड्यूस है जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है, मतलब कि केमिस्ट्री चेंज करता है, केमिस्ट्री अल्टर करता है, तुम्हारा ये सब पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। नो ग्रोथ एट लार्ज स्केल एट, हाँ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन ए स्टेराइल मीडियम, इट इज़ इन ए स्टेराइल मीडियम। ठीक है, बाकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेना। अब क्या क्या टूल है, क्या क्या ऐसा टूल है अपन यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। लाइक कुछ इंजाइम है, कुछ वेक्टर मतलब व्हीकल DNA है, डिजायर्ड जीन है, होस्ट सेल है। अब इंजाइम क्या है और समझते हैं। अब इंजाइम बहुत तरह का है। सपोज ये सेल है, इसके बाहर सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बाहर सेल वॉल है, अंदर इसका DNA है, अंदर जो है वो DNA है, अंदर DNA है। अब अपन को DNA को बाहर निकालना है भाई। ऐसे तो नहीं है कि भाई ये सब तो कुछ नहीं है, आसानी से निकाल लेंगे, नहीं। पहले अपन को सेल वॉल को तोड़ना होगा, देन सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करना होगा, तब यहाँ से इसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर बैक्टीरिया का सेल वॉल है, उसके लिए अपन यूज़ करेंगे लाइसोजाइम। ये बैक्टीरिया के सेल वॉल को डाइजेस्ट करेगा। देन कम टू एंजाइम सेलुलेज, ये प्लांट के सेल वॉल को डाइजेस्ट करेगा। देन पेक्टिनेज, ये प्लांट के सेल वॉल को डाइजेस्ट करेगा। काइटिनेज, फंगल सेल वॉल को डाइजेस्ट करेगा। फंगल सेल वॉल जो होता है वो काइटिन से बना होता है, तो उसके लिए काइटिनेज यूज़ किया। अब लास्ट में अल्टीमेटली अपन यूज़ करेंगे लाइपेज। क्या? लाइपेज। जो सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड मेम्ब्रेन है, वो लिपिड से बना होता है। लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए अपन को लाइपेज चाहिए, तो लाइपेज जो है इट विल डाइजेस्ट द सेल मेम्ब्रेन। ये तो कुछ लाइटिंग एंजाइम हो गया, मतलब तोड़ने वाला एंजाइम हो गया। नाउ कम टू क्लीविंग एंजाइम। मतलब क्लीविंग एंजाइम को दूसरा नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये डीएनए और आरएनए को कट करता है। सपोज ये डीएनए है, सपोज ये डीएनए है, इसको कट करेगा, लाइक कैसे किस तरह काटेगा, इसका नाम है तुम्हारा क्लीवेज एंजाइम। इसको न्यूक्लियस कहते हैं, बिकॉज ये न्यूक्लिक एसिड को तोड़ता है। और डीएनए आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड ही तो है। अब न्यूक्लिक एसिड को जो तोड़ेगा उसको न्यूक्लियस कहेंगे। अब ये दो तरह का है, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस वो कैंची है जो एंड से काटता हो, लुक हियर, जो एंड से काटता हो, एंड पर काटता हो, उसे एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं। एंडो मतलब जो अंदर से काटता हो, जो बीच से काटता हो, उसे एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। अब आ रही है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जितना आपने पढ़ा होगा अभी, वो एंडोन्यूक्लियस का एग्जाम्पल है। वो बीच से काटता है, वो साइड से नहीं, वो बीच से काटता है। ओके, लुक हियर। अब जो ये आरी है काम कैसे करता है, इसी को कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। मतलब कैंची ही तो है, ये सीजर ही तो है काटने वाला। अभी पता है जब ये न्यूक्लियोटाइड वगैरह है, फॉस्फेट शुगर, अमीनो एसिड, फॉस्फेट शुगर, नाइट्रोजनस बेस, ये तुम्हारा क्या हुआ? न्यूक्लियोटाइड हुआ। जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है, शुगर और फॉस्फेट में जुड़ता है। ये शुगर और फॉस्फेट में जुड़ता है, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड होता है शुगर फॉस्फेट में, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब जो तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आ रही है, वो इसी को काटता है, वो यहाँ पे इसी को काटता है, इसी को यहाँ को इसी, मतलब जो यहाँ पे है वो इसी को काटता है। बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, पानी के मदद से ये शुगर और फॉस्फेट के बीच के बॉन्ड को तोड़ता है, और इस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। शुगर फॉस्फेट को तोड़ता है, ठीक है। अब जहाँ पे तोड़ता है, जहाँ पे
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जाके तोड़ता है, वहाँ पे उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन साइट। द साइट एट इट इज़ ए स्पेसिफिक साइट जहाँ पे आरई कट मारता है। यहाँ पे ये जो रेस्ट्रिक्शन साइट है वो 4, 6 या 8 बेस पेयर से मिलकर बना हुआ होता है और इसमें पेरेंटोमिक सीक्वेंस होता है। पेरेंटोमिक सीक्वेंस आई होप कि पता होगा, जो आगे से पढ़े या पीछे से पढ़े बराबर होता है, लाइक दिस वन GAATTC, इधर से आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो सेम है। इसको कहते हैं पेरेंटोमिक सीक्वेंस। कैसे काटता है? सपोज ये इकोआरबन जो है, ये है इकोआरबन, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का एग्जाम्पल है। इसका बहुत एग्जाम्पल है, BAMH1 वगैरह, SAL1, जिस सब बहुत एग्जाम्पल है, उसमें से एक इकोआरबन है। कैसे हुआ? ये DNA पे जाके बैठ गया, ये जो है वो DNA पे जाके बैठ गया, ये पूरे लेंथ पे चलेगा, मतलब पूरे लेंथ को इंस्पेक्ट करेगा। जहाँ जहाँ इसको अपना साइट मिलेगा, जहाँ जहाँ इसको अपना साइट मिलेगा वहाँ कट मारेगा, वहाँ कट मारेगा। भाई सब आरई का एक अपना रिस्ट्रिक्शन साइट होता है, स्पेसिफिक होता है, सबका अलग अलग होता है। जो इकोआरबन का जो साइट है वहाँ पे जो बेस पेयर होता है, रिमेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, GAATTC। क्या है? GAATTC फॉर इकोआरबन, फॉर इकोआरबन, ठीक है, GAATTC। और ये जो है कैसे कट मारता है? ये जो है G और A के बीच में कट मारता है। एक इधर से कट मारेगा, एक दूसरे स्टैंड में कट मारेगा, बट हमेशा G और A के बीच में मारेगा, यहाँ मारेगा। फिर ऐसे चल रहा देखा, ये इसका साइट नहीं है तो यहाँ कट नहीं मारेगा। इकोआरबन का GGCC ये इसका साइट नहीं है, यहाँ कट नहीं मारेगा। फिर आगे चलेगा, इसको अपना साइट मिलेगा, फिर G और A के बीच में काटेगा, ठीक है, फिर चलते रहेगा। फिर बाद में जो इसका फ्रैगमेंट बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, लाइक लुक हियर, ये काट दिया, अब यहाँ से अलग हो जाएगा, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, अब ये पोर्शन अलग हो गया, ये पोर्शन यहाँ दिखा गया है, ये वाला पोर्शन दिख गया, ये वाला पोर्शन ऐसे काटेगा, ये वाला पोर्शन ऐसे दिख गया। ओके, कुछ पॉइंट्स है उसको देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो लिखा हुआ सब बता दिया हूँ मैं आपको। जो आरई है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन ऐसे इंस्पेक्टिंग द होल लेंथ ऑफ DNA, ठीक है। जहाँ इसको अपना साइट मिलता है वहाँ जाके बाइंड हो जाता है। फिर आरई कट द सेम टू बेस पेयर इन अपोजिट स्टैंड, मतलब दो बेस पेयर के बीच में काटेगा, सेम होगा, ठीक है। या G और A के बीच में काट रहा है तो दूसरे स्टैंड में भी G और A के बीच में ही काटेगा, ये कहना चाह रहा है। अब कुछ का बेसिक नॉलेज है, देख लो इसे आप, ठीक है। फर्स्ट डिस्कवर्ड आरई जो है वो तुम्हारा HIND-2 है। क्या है? HIND-2 बाय स्मिथ। लेटर ऑन इकोआरबन है वो डिस्कवर किया बाय 3 साइंटिस्ट, स्मिथ, नेथन एंड आर्बर, ठीक है। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है वो बैक्टीरिया में पाया जाता है। अब क्या काम करता है ये? सपोज मैं यहाँ पे कुछ अपने नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ, समझ में आएगा फिर। लुकिए, सपोज ये बैक्टीरिया का सेल है, ठीक है। यहाँ पे वायरस आया, ये अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर डाल दिया। वायरस जो है अपना जेनेटिक मटेरियल डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये बैक्टीरियल सेल है। ये क्या है? ये बैक्टीरियल का DNA है, ठीक है। लुक केयरफुली। जैसे ये वायरस इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, अब बैक्टीरिया इससे बचना चाहेगा, तो यहाँ पे एक जीन होता है, ठीक है। इकोआरबन का जीन होता है। किसका? इकोआरबन का जीन होता है। फिर यहाँ से एक जीन RNA बनेगा, RNA से प्रोटीन बनेगा, RNA से एक प्रोटीन बनेगा। अब प्रोटीन जो होता है ये एक एंजाइम ही तो है, और ये इकोआरबन है। क्या है? इकोआरबन। अब पता है तुमको, इकोआरबन जहाँ जहाँ इकोआरबन को GAATTC मिलेगा, जहाँ जहाँ इकोआरबन को GAATTC मिलेगा वहाँ इसको G और A के बीच में कट मारेगा, उसको कट करेगा। अब वायरल का जो DNA है, वायरस का जो DNA है, इसमें भी तो है GAATTC, इस पर भी G, तो ये इकोआरबन जाएगा, इसको कट करेगा, इसको किल करेगा, ठीक है, मार दिया। अब ऐसा नहीं कि मार दिया तो बच गया, ख़त्म नहीं। अब बैक्टीरिया का भी तो जो DNA है इसमें भी तो GAATTC है,
भाई बैक्टीरिया के डीएनए में भी GATTC है, तो ये भाई ये नहीं देखेगा कौन अपना है कौन पराया है, नहीं देखेगा, ये इसको भी मारेगा। इससे पहले इसको मारे, ये जो बैक्टीरिया है बहुत चालाक है, जी के पास इसने CH3 ग्रुप ऐड कर देता है मिथाइलेज के मदद से। मिथाइलेज एक एंजाइम है, इसके मदद से वो मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप जी के पास ऐड कर देता है। अब ये जैसे जा रहा है देखेगा, अरे इस साला ये तो अपना है ही नहीं जिसे मैं खोज रहा था, ये तो वो है ही नहीं जिसे मैं खोज रहा था, कुछ मॉडिफाई कर दिया, तो ये जो है इससे बच जाएगा, ये जो है इससे बच जाएगा, इसको किल नहीं करेगा, ये जो है इसको किल नहीं करेगा। ठीक है, ये वायरस को बचाया और खुद को, वायरस को मारा खुद को बचाया। तो मैं कह सकता हूँ जो RE है वो एक्ट एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, इट प्रोवाइड अ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट वायरस। दो एंजाइम है जो वायरस को, जो बैक्टीरिया को, दो एंजाइम है जो बैक्टीरिया को वायरस से बचाता है। कौन कौन सा? मिथाइलेज एंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, मिथाइलेज और RE। मिथाइलेज क्या करता है, एक मिथाइल ग्रुप ऐड करेगा और RE क्या करेगा, ये DNA को कट करेगा। अपने DNA को, वायरस इन्फेक्ट किया, DNA को कट करके वायरस को मार दिया। ठीक है, रिमेंबर RE जो है हमेशा प्रोकैरियोट्स में ही होता है, यूकैरियोट्स में इट नेवर सिंथेसाइज इन यूकैरियोट्स में कभी नहीं पाया जाता है। ठीक है, RE नेवर कट्स इट्स ओन बैक्टीरियल DNA, ये खुद का DNA कट नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जो इसका रेस्ट्रिक्शन साइट है वो मॉडिफाई हो जाता है बाय मिथाइलेशन, उसमें एक मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है। RE ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया, पता ही होगा, एंड RE इज अ पार्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नहीं समझ में आया तो इंपॉर्टेंट है भाई, इसे फिर से रिवाइंड करके देखो। ओके, ना इंसाइटी का पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एसिटिस लाइन उठ के आ सकता है एग्जाम में। टिल टुडे, अभी तक more than 900 restriction enzymes have been isolated from the over 230 strain of bacteria, ठीक है। अब जो कट करता है, जो RE जो कट करेगा, दो तरह का कट करता है। इट कैन बी ऑब्लिक कटिंग या इट कैन बी स्ट्रेट कटिंग। ऑब्लिक मतलब होता है तिरछा, क्या होता है? ऑब्लिक मतलब ही होता है तिरछा, स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट, सीधा। जो इको R1 है, जो काटा है भाई, G और A के बीच में काटा, देखो तिरछा काटा है, इसी को ऑब्लिक कट कहते हैं। अब तुम देखो कि ऑब्लिक कट में जो होता है स्टिकी एंड बनता है। क्या होता है? स्टिकी एंड बनता है। स्टिकी एंड क्यों बना? इसे स्टिकी एंड इसलिए कहते हैं, जब इस दोनों को तुम स्टैक करोगे, एक दूसरे को फिर से वापस लाना चाहोगे, ये चिपक जाएगा, इसलिए इसको स्टिकी एंड कहते हैं। अरे तुमको देखने से लग भी रहा होगा ना भाई, तू खुद देख यार, मैं क्या बताऊं, तू खुद देख, ये तो लग भी रहा है ना स्टिकी एंड, कि तुम इसके ऊपर बैठाओगे तो चिपक जाएगा। ऑब्लिक कट तभी होता है जब तुम किसी डीएनए को सेंटर के बजाय थोड़ा अवे, सेंटर के अवे जाके कट करो। यहाँ इस वही लिखा हुआ है। ऑब्लिक क्या होता है? जब तुम सेंटर पे कट करो तब ऑब्लिक कट होता है, और ये प्रोड्यूस ब्लंट एंड, ये स्टिकी एंड नहीं क्रिएट करता है। इसका एग्जांपल है समा 1, ठीक है, इसको कहते हैं ब्लंट एंड। Now come to second point, second tool, that is vector. क्या? That is vector. You can say vehicle. वेक्टर वो होता है जिसकी मदद से हम डिज़ायर्ड जीन को किसी होस्ट सेल के अंदर डालें, इसी को वेक्टर कहते हैं। वेक्टर वो व्हीकल है जिसमें अपन डिज़ायर्ड जीन को बैठाते हैं और होस्ट सेल में इंसर्ट करते हैं। और वेक्टर का कुछ फीचर होना चाहिए, लाइक उसके पास ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। जब ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा तभी तो जाके वो अपना, मतलब वहाँ से उसका रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा और अपना नंबर बढ़ाएगा। जब ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ही नहीं होगा तो अपना नंबर कैसे बढ़ाएगा? ठीक है, अब इस पे आएंगे, डोंट वरी। उसके सिलेक्टेबल मार्कर अब क्या होता है पता चलेगा। देन क्लोनिंग साइट या यू कैन से रिस्ट्रिक्शन साइट। ओके, नाउ कम टू ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और यू कैन से ORI साइट। क्या? ORI साइट।
ORI साइट, सपोज ये ORI साइट है, क्या है ORI साइट? ORI साइट वो होता है वेक्टर का जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। जब रेप्लिकेशन होगा तो 1 से 2 बनेगा, इसलिए कहता है जब डिज़ायर्ड जीन को तुम ORI साइट पे इनकॉर्पोरेट करोगे, फिर जब वेक्टर रेप्लिकेट करेगा तो ये साथ साथ ये डिज़ायर्ड जीन को भी रेप्लिकेट करता है, ठीक है। तो द साइट इंक्रीज द नंबर ऑफ डिज़ायर्ड जीन इन द होस्ट सेल। एनी पीस ऑफ DNA look here, any piece of DNA will link to the sequence of ORI site can be made to replicate within the host cell। समझ आ गया? ये इनसाइड की लाइन है कि ORI साइट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज एंड कंट्रोलिंग द नंबर ऑफ प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड है, कितना बढ़ाना है, इसको कंट्रोल करना है, ये सब ORI के हाथ में है, ठीक है। किसी प्लाज्मिड में 2 कॉपी बनाने की क्षमता होती है, किसी में 1500 होती है। अब जिसके पास ज़्यादा कॉपी बनाने की क्षमता होती है, अपन वही प्लाज्मिड को, अपन वही वेक्टर को चूज करते हैं, ठीक है। अब व्हाट इज सिलेक्टेबल मार्कर? अब जो पहले 3 केस बना था, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जिसमें एक भी नहीं गया था प्लाज्मिड, ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट, एंड थर्ड इज ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट। और अपन को इसको चूज करना है, अपन को ये वाले को चूज करना है, ओके। तो इसके लिए सिलेक्टेबल मार्कर काम आता है। सिलेक्टेबल मार्कर वो जीन है जो इस तीनों में से ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट TR को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। सिलेक्टेबल मार्कर का जो जीन है, वो जो सिलेक्टेबल मार्कर क्या है, एक जीन ही तो है। अब इसके कई एग्जाम्पल है, एम्फिसिलिन रेसिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, क्लोरोफेनिकॉल, कैटामाइसिन। बट आपको जो पढ़ना है वो ये दोनों पढ़ना है, एम्फिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, ओके। बट रिमेंबर वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, द नॉर्मल ई कोलाई डस नॉट कैरी रेसिस्टेंट अगेंस्ट एनी ऑफ दिस एंटीबायोटिक। जो नॉर्मल ई कोलाई है, जो नॉर्मल ई कोलाई है, उसमें किसी भी एंटीबायोटिक का रेसिस्टेंट नहीं पाया जाता है, ठीक है। दूसरा, एक पहला तो हो गया तुम्हारा रेसिस्टेंट एंटीबायोटिक, मतलब रेसिस्टेंट एंटीबायोटिक जीन। सेकंड तुम्हारा एग्जांपल है सिलेक्टेबल मार्कर का लैक्सेट जीन। 2 एग्जांपल है, ठीक है। अब इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे, डोंट वरी, पर इसको देख लेता हूँ पहले। एक है क्लोनिंग साइट और रेस्ट्रिक्शन साइट। क्लोनिंग और रेस्ट्रिक्शन साइट वो साइट है वेक्टर में, सपोज दिस इज अ वेक्टर में वो साइट है जहाँ पे जो डिज़ायर्ड जीन है उसको तुम इंसर्ट करोगे, ठीक है। सपोज डिज़ायर्ड जीन को तुमने काटा EcoR1 से, इसको भी EcoR1 से काटा, इसको लाइगेट कर दिया, तो ये है, तो होता है तो रेस्ट्रिक्शन साइट। अब एक वेक्टर में एक से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन साइट हो सकता है, एक से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन साइट हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक एंजाइम का एक ही साइट होगा। बात को मेरी समझो, एक वेक्टर में मोर देन 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का साइट हो सकता है, लेकिन एक एंजाइम का एक ही साइट होगा। जैसे EcoR1 का एक ही होगा, HE3 का एक ही होगा, HIN3 का एक ही होगा, BAMH1 का एक ही होगा। अगर ऐसा नहीं होता, सपोज ये वेक्टर में EcoR1 का 3 है, अगर ऐसा नहीं होता तो EcoR1 जो ये वाला है वो यहाँ पे कट मारेगा, यहाँ पे कट मारेगा, यहाँ पे कट मारेगा, मतलब ये वेक्टर का फ्रैगमेंट बन जाएगा, ये वेक्टर चूर चूर हो जाएगा, ये वेक्टर चूर चूर हो जाएगा। अपन को वो नहीं करना है, अपन को वो नहीं करना। लाइक ये आप पढ़ोगे, जो मैं बताया वो सही लिखा हुआ, आप इसे पॉज करके रीड कर सकते हो, ठीक है। Here, presence of more than 1 recognition site of any RE within the vector will generate a several fragments which will complicate the gene cloning. Okay. अब कौन एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर, लाइक हम लोग यूज़ करते हैं प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर, ठीक है। उसमें से बेस्ट एग्जाम्पल है तुम्हारा PBR322, और एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ये आपको एज इट इज रटना है। इसका जो डायग्राम है PBR322 का, इसको MTR मुझे तुम रटो, इसको रट लेना है तुमको, ठीक है। प्लाज्मिड को पता होगा, प्लाज्मिड क्या है, इट इज़ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल जो कि बैक्टीरिया में होता है, और इट इज़ ऑटोनोमसली एप्लीकेटिव, मतलब खुद से रेप्लिकेट करता है। ये कई मतलब न्यूक्लियस से भी डिपेंड नहीं करता है कि न्यूक्लियस हमको कमांड करेगा तब रेप्लिकेट करेंगे, नहीं, ये ऑटोनोमसली रेप्लिकेट करता है। इट इज सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA, समझ रहे हो ना प्लाज्मिड। बेस्ट एग्जाम्पल है PBR322, ठीक है। ये एक मॉडिफाइड प्लाज्मिड है,
अगर तुमको जीन ट्रांसफ़र, सपोज तुम जो वेक्टर है इसको अब ये तुम्हारा आर रिकम्बिनेंट डीएनए को तुमको बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करना है, उसके लिए अपन वेक्टर यूज़ करते हैं तुम्हारा वो PBR322, ठीक है। अगर कोई जीन को ट्रांसफ़र करना होगा बैक्टीरिया में, बैक्टीरियल सेल में, तो अपन यूज़ करते हैं PBR322। अब क्या है इसका, लुक हियर, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई इसका डायग्राम। ये है, इसमें से दो इस PBR322 में दो रेसिस्टेंट एंजाइम, मतलब एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन दो है। वन इज एम्फिसिलिन रेसिस्टेंट जीन, सेकेंड इज टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन। अब एम्फिसिलिन में कौन कौन से साइट है आपको याद रखना है, PBU1 एंड PST1, वेरी इंपॉर्टेंट। और टेट्रासाइक्लिन में कौन सी हमारे साइट है, BAMH1 एंड SAL1। देखो यहाँ पे PP है, यहाँ पे BAM है, BS है, ठीक है। अब PBU2 भी होता है, बट एम्फिसिलिन में PB1 होता है, ठीक है। यहाँ पे EcoR1 होता है, CLA1 होता है, HIN3 होता है, और यहाँ पे ORI साइट होता है, और यहाँ पे ROP होता है। ROP मतलब तुम्हारा बोले तो प्रोटीन इन्वॉल्विंग इन रेप्लिकेशन। यहाँ पे जो मतलब कि जीन है, जीन से RNA बनेगा, RNA से प्रोटीन बनेगा। अब ये प्रोटीन जाएगा ORI साइट पर और रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा, ये लिखा हुआ है। PBR322 में जो सिलेक्टेबल मार्कर है दो है, कौन कौन सा, एम्फिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। ROP क्या है, इट इज़ अ कोड फॉर द प्रोटीन। ROP वो जीन है विच कोड फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड। और दो मतलब एक तो इंपॉर्टेंट तो PBR322 है, सेकेंड इज POC18, ठीक है। बट ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट PBR322 है। फिर यहाँ पे ये दोनों इंपॉर्टेंट है, TI प्लाज्मिड एंड RI प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड एंड रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये है, अगर तुमको जीन ट्रांसफ़र करना डाइकोट प्लांट में, तुम इसका यूज़ करोगे, TI प्लाज्मिड का, RI प्लाज्मिड का। अभी इसका और नाम आने वाला है आगे, तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। और ये नेचुरल प्लाज्मिड है, इट इज़ अ नेचुरल प्लाज्मिड, ओके। PBR322 is an artificial plasmid, and TI plasmid and RI plasmid is a natural plasmid। ये तो कुछ साइज़ लिखा हुआ है कि तुम डिज़ायर जीन का तुम्हारा साइज़ क्या है, डिज़ायर जीन का तुम्हारा साइज़ ये है तो तुम ये प्रेफर कर सकते हो। डिज़ायर जीन का तुम्हारा साइज़ ज़्यादा है तो तुम कुछ और तुम्हारा यूज़ कर सकते हो, लाइक कि तुम कॉस्मिड तुम तभी यूज़ कर सकते हो तो तुम्हारा डिज़ायर जीन का साइज़ ये होगा। तो ये बैक्टीरियल सेल के लिए है, मतलब ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लेना कि कुछ वायरस को भी ऐसा वेक्टर यूज़ करते हैं, लैम्डा बैक्टीरियोफेज। लैम्डा बैक्टीरियोफेज मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तुम बैक्टीरियल सेल में कर सकते। रेट्रोवायरस, इट इज़ अ जीन ट्रांसफर इन एनिमल सेल। अगर तुम कोई जीन, अपना डिज़ायर्ड जीन एनिमल सेल में ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो यू विल यूज़ रेट्रोवायरस। एंड CMV पॉलीफ्लाया मोजाइक वायरस यूज फॉर जीन ट्रांसफर इन प्लांट सेल, ठीक है। इसके लिए जो डिज़ायर्ड साइज़ है ये है, नॉट इम्पॉर्टेंट, बट ये बर्थ आइडिया के लिए है, ठीक है। वन इज़ BSE YSE, ये आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी पढ़े होंगे। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। आपको जीन ट्रांसफ़र करना है बैक्टीरियल सेल में तो यू विल BSE, जीन ट्रांसफ़र करना है ईस्ट में तो यू विल यूज़ YSE, ठीक है। अब अगर कौन सा वेक्टर यूज़ करें, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, दो क्राइटेरिया है। वन इज़ होस्ट सेल कौन सा है, बैक्टीरिया है या प्लांट है, एनिमल है, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। साइज़ क्या है भाई, अगर साइज़ छोटा है तो तुम यही यूज़ कर लो, TI प्लाज्मिड, RI प्लाज्मिड। साइज़ बड़ा है तो तुम ये कॉस्मिड यूज़ कर लो, ठीक है। समझ रहे हो ना, ये मतलब ये बोलना चाह रहा है। ये क्वेश्चन है, देख लेना आप उस पर, बट ये नॉट सो इम्पॉर्टेंट। अब व्हाट इज़ डिज़ायर्ड जीन? डिज़ायर्ड जीन वो जीन है जो तुमको होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करना है। डिज़ायर्ड जीन इज़ ऑल्सो नॉन एज द जीन ऑफ इंटरेस्ट, फॉरेन DNA, एलियन DNA, ठीक है। कुछ मेथड, अब डिज़ायर्ड जीन को ऑब्टेन करने के लिए कुछ मेथड है। सपोज ये बैक्टीरिया है, ठीक है, इसके अंदर हम लोग का डिज़ायर्ड जीन है, इसको ऑब्टेन करने के लिए हम लोग के पास कुछ मेथड है। उसमें से पहला मेथड रैंडम मेथड बोले तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ द टीचर वहाँ पढ़ाता है, तब इन द सेंस तुम्हारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, तो आप
अगर आपको ये नहीं आता है तो प्लीज़ एक बार से गो थ्रू हो जाना, ठीक है। बस चैप्टर इसी बायोटेक में ही दिया हुआ है टॉपिक, ठीक है, ठीक है। इसे ये है रैंडम मेथड। सेकेंड मेथड है cDNA फॉर्मेशन मेथड, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री DNA फॉर्मेशन मेथड। मतलब सपोज एग्जांपल, आपको पता होगा जो यूकैरियोटिक जीन है, मतलब हम लोग का जो जीन है, हम लोग का जो जब होता है फॉर्मेशन ऑफ RNA, उस पर एक स्प्लाइसिंग टर्म आता है। क्या होता है स्प्लाइसिंग? एक प्रोसेस है जिसके हिसाब से हम लोग मैच्योर mRNA फॉर्मेशन करते हैं। ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है, ये सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है। जो स्प्लाइसिंग एक प्रोसेस है ओनली अकर इन ह्यूमन। सपोज तुमने ह्यूमन का जीन लिया, इस जीन को तुमने ई कोलाई में ट्रांसफ़र किया। अब तो इस जीन से HNRNA बन जाएगा जिसमें इंट्रॉन होता है। अब EIE, अब अपन को आई को हटाना है। स्प्लाइसिंग वही होता है ना जो इंट्रॉन को हटाते हैं, आई को हटाते हैं। अब पता होगा आपको ई कोलाई में स्प्लाइसिंग होता ही नहीं है, इंट्रॉन हटेगा नहीं। जब इंट्रॉन नहीं हटेगा mRNA नहीं बनेगा, जब mRNA नहीं बनेगा प्रोटीन नहीं बनेगा। इसको टैकल करने के लिए अपन यूज़ करते हैं मेथड कॉम्प्लीमेंट्री DNA फॉर्मेशन मेथड। इसमें क्या होता है ना, आपको पता है DNA से RNA बनता है, RNA से प्रोटीन बनता है, RNA बनता है, RNA से प्रोटीन बनता है। अब अपन ये भी जानते हैं RNA से DNA भी बन सकता है। इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो मैं यहाँ पे देखो, जो mRNA अपन को जो ह्यूमन बॉडी में बना, ह्यूमन बॉडी में जो mRNA पहले से बन गया, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में तो बन जाएगा, प्रोकैरियोट्स में नहीं बनेगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से इसको कॉम्प्लीमेंट्री DNA बना देंगे। इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री DNA। इसको DNA बना देंगे। अब इस DNA को ई कोलाई में ट्रांसफ़र करेंगे। ई कोलाई में ट्रांसफ़र करेंगे तो अब जब ई कोलाई में इस DNA को ट्रांसफ़र किए, इसमें तो आई वाला पार्ट है ही नहीं, इसमें तो इंट्रॉन है ही नहीं। जब इंट्रॉन नहीं है स्प्लाइसिंग नहीं होगा, जब स्प्लाइसिंग नहीं होगा आराम से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये लिखा है। जब भी तुमको स्प्लाइसिंग के प्रोसेस को अवॉइड करना है, यू हैव टू यूज़ द मेथड कॉम्प्लीमेंट्री DNA फॉर्मेशन मेथड। ओके, आई होप यू गॉट इट। थर्ड इज सिंथेटिक मेथड, मतलब जीन को आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करना। इसमें दो साइंटिस्ट का नाम आता है, फर्स्ट इज क्रोनबर्ग, सेकेंड इज खुराना। क्रोनबर्ग ने फर्स्ट सिंथेटिक DNA बनाया, खुराना ने फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन बनाया, ठीक है। फर्स्ट टाइम खुराना साहब ने एक tRNA का जीन बनाया। एक एलेनिन क्या है, एक अमीनो एसिड है, उसका tRNA का जीन बनाया, एलेनिन का जीन बनाया, जो कि 77 बेस पेयर कंटेन करता था, जिसके पास 77 बेस पेयर था। किसका जीन था? एलेनिन का। इसने आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया, ठीक है। इसको जब सेल में डाला तो ये tRNA बनाया ही नहीं। ये जो जीन था, जीन क्या है? DNA से RNA बनता है और ये tRNA से बनता। ऐसा जीन था कि इसे tRNA बनेगा, tRNA बना ही नहीं। फिर लेटर ऑन इन 1979 इसने फिर एक tRNA का जीन बनाया जो कि दूसरे अमीनो एसिड का था, दैट इज टायरोसिन का। टायरोसिन का अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड जिसके पास 207 बेस पेयर था। जब इसको इसने इंट्रोड्यूस किया सेल में, इसने tRNA का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। फिर इस मेथड के बाद न जाने कई जीन का आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं होस्ट सेल। तो डिजायर्ड जीन हो गया तुम्हारा, जाके ताकि तुम्हारा इट गोस वेक्टर हो गया। तो ये सब टूल पढ़ रहे हैं। सेकंड टूल था वेक्टर, थर्ड टूल था तुम्हारा जाके डिजायर्ड जीन, फोर्थ टूल आप आगे होस्ट सेल। क्या है? होस्ट सेल, ओके। होस्ट सेल वो होता है, आगे वेट हुई यार, होस्ट सेल वो होता है जिसमें अपन को डिजायर्ड जीन इंसर्ट करना होता है, इंट्रोड्यूस करना होता है। इट कैन बी बैक्टीरियल सेल, इट कैन बी प्लांट सेल, इट कैन बी एनिमल सेल, इट कैन बी फिश सेल, ओके। अब प्रोसेस ऑफ बायोटेक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, ये 2023 में आया था। आपको पता होगा 2023 को नीट दिए होंगे आप, तो पता होगा ये क्वेश्चन 2023 में आया था और 2 आंसर को पाया गया था, जिसमें 2 आंसर को DNA माना था, ठीक है।
अब कौन कौन सा स्टेप है ये आपको पता है। अगर सपोज ये डिज़ायर्ड जीन है किसी में, हमको इसको निकालना पड़ेगा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए निकाल के इसको तोड़ना होगा, फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय आरई। फिर जब इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डाल के डिज़ायर्ड जीन को सेपरेट करना होगा। सपोज ये इसने तुमने फ्रैगमेंट किया, बहुत सारे फ्रैगमेंट किया, ठीक है, इसमें से डिज़ायर्ड जीन ये है, तो इसको तुम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से तुम इसको सेपरेट करोगे। थर्ड स्टेप। सो अगर तुम्हारा कम है, तुम्हारा जीन ऑफ जो तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो तुम्हारा डिज़ायर्ड जीन है वो कम है, तुम इसका नंबर बढ़ाओगे बाय द एम्प्लीफिकेशन करोगे बाय पीसीआर, ठीक है। चौथा क्या है, इसको तुम वेक्टर के साथ ऐड करोगे और आरडीएनए बनाओगे। फिर आरडीएनए को तुम होस्ट सेल में डालोगे, ठीक है। फिर ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट जो बताया था उसको सिलेक्ट करोगे। अथवा उसको फिर तुम उससे तुम प्रोडक्ट बनाओगे, उस प्रोडक्ट को ऑब्टेन करोगे, फिर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करोगे। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है, मार्केटिंग वगैरह, मतलब कि क्वालिटी टेस्ट करना, मार्केटिंग करना, ये सब डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में आता है। अब सब स्टेप का अपन एक मतलब सीरियल वाइज पढ़ेंगे। फर्स्ट इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। इसको कैसे करते हैं, सपोज तुमने एक बीकर में सेल लिया, ये तुम्हारा वो है, इसमें तुम्हारा डिज़ायर्ड जीन है, ये सेल के अंदर है, ये बैक्टीरिया के अंदर है, इसको निकालना है। पता आपको जब मैं पढ़ाया था एंजाइम, तो दो एंजाइम, लाइसोजाइम क्या करता है, ये बैक्टीरियल के सेल वॉल को डाइजेस्ट करेगा, ये बैक्टीरियल के सेल वॉल को डाइजेस्ट करेगा, ओके। एक लाइपेज क्या करता है, ये तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करता है। तो यहाँ पे देखो सेल वॉल डाइजेस्ट हो गया, सेल मेम्ब्रेन डाइजेस्ट हो गया। अब सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, मतलब इसको गोल घुमाते हैं, थोड़े स्पीड पर इसको गोल घुमाते हैं। जब गोल घुमाओगे तो इसके अंदर इस सेल के अंदर जितना भी कंटेंट था, इस सेल के अंदर जितना भी कंटेंट था सब बाहर निकल आएगा। जब सब बाहर निकल जाएगा, इस सेल में क्या क्या था, डीएनए था, आरएनए था, प्रोटीन था। बट अपन को सिर्फ डीएनए चाहिए, अपन को आरएनए और प्रोटीन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें एंजाइम डालेंगे आरएनएस, जो आरएनए को डाइजेस्ट करेगा, दूसरा डालेंगे प्रोटीएस, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। तो आरएनए खत्म, प्रोटीन खत्म। फिर इसमें अपन डालते हैं चिल्ड इथेनॉल अल्कोहल होता है, उस जो वो चिल्ड होना चाहिए डालते हैं, इसलिए डालते हैं। इसकी वजह से डीएनए बीकर के अंदर जाके बैठ जाता है, बीकर के अंदर जाके प्रेसिपिटेट हो जाता है। फिर कोई ऐसा एक कॉम लेते हैं, इसमें डालते हैं, ऐसे डाला, फिर इसको जब ऐसे घुमाते हैं ना कॉम को, तो जो डीएनए है उसके अंदर फंस जाता है, फिर इसको निकालते हैं बाहर। इस प्रोसेस को स्पूलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पूलिंग कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में आ चुका है इससे क्वेश्चन। स्पूलिंग कहते हैं। स्पूलिंग क्या प्रोसेस है, वो प्रोसेस है जिसके बदौलत हम जीन को, मतलब डीएनए को बाहर निकालते हैं। सॉरी पहला स्टेप तो हो गया। अब दूसरा फ्रैगमेंटेशन ऑफ डीएनए। अब ये तुम निकाल लिया डीएनए, अब इसके पास डिज़ायर्ड जीन है, यहाँ पे है, इसके पास डिज़ायर्ड जीन है, ठीक है। सपोज डिज़ायर्ड जीन को तुम, सपोज एग्जाम्पल डिज़ायर्ड जीन है, तुम आरए से कट किए। अब सपोज ये डिज़ायर्ड जीन है, क्या है, डिज़ायर्ड जीन है। अब तुमको पता है कि डिज़ायर्ड जीन का साइज़ जो है वो 15 पिकोमीटर है, जो भी साइज़ है। तुम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे और जो मार्कर डीएनए, मतलब बाहर से डीएनए मार्केट से लाके डाल दोगे, जो 15 पे है। अगर ये जो भी डीएनए तुम कट किए 15 पे आएगा, समझ लो साइज़ सेम होगा, तो इसको कट करके मेल्ट करके निकाल लेंगे बाहर। इसी को डिज़ायर्ड जीन कहते हैं। इस प्रोसेस को अगर आप पढ़े होगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो इल्यूशन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। इल्यूशन क्या है, डिज़ायर्ड जीन को कट करके बाहर निकालना और उससे मेल्ट करना, इस प्रोसेस को इल्यूशन कहते हैं। आई होप यू गॉट इट। फ्रैगमेंटेशन मतलब काट दिया और डिज़ायर्ड जीन को निकाल लिया बाहर। थर्ड इज एम्प्लीफिकेशन। अगर ये डिज़ायर्ड जीन का मतलब क्वांटिटी कम है, इसका क्वांटिटी हम बढ़ाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ पीसीआर में 3 स्टेप है। द फर्स्ट स्टेप इज डीनेचुरेशन, सेकेंड इज एनेलिंग, देन एक्सटेंशन। अब दोनों का टेम्परेचर आपको याद रखना है। डीनेचुरेशन में 94 डिग्री सेल्सियस होता है। इस टेम्परेचर के बदौलत जितने भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये टूट जाता है।
देन 54 डिग्री सेल्सियस थोड़ा ठंड करते हैं, उसके बाद थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ाते हैं, दैट इज 72 डिग्री सेल्सियस। अनिलिंग जो है वो अनिलिंग वो स्टेप है जहाँ पे अपन प्राइमर यूज़ करते हैं। ये क्या है? प्राइमर। क्या है? प्राइमर। क्या है? प्राइमर। प्राइमर वहाँ से वो होता है जहाँ से अब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट, इसी की बदौलत आगे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, इधर ये इधर जाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइमर जो है वो अनिलिंग के स्टेप में लगता है। प्राइमर आपने पढ़ा होगा, मतलब ह्यूमन जीनोम बोल रहा हूँ, सॉरी, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। ओके, पहला तो तुमने डीएनए को आइसोलेट किया, उसको काटा, डिजायर्ड जीन को सिलेक्ट किया बाय द प्रोसेस ऑफ इल्यूशन, देन डिजायर्ड जीन का साइज को बढ़ाया बाय पीसीआर। ठीक है। फोर्थ, अब इस डिजायर्ड जीन को तुम वेक्टर में लाइगेट करोगे, वेक्टर में चिपकाओगे और बनाओगे आरडीएनए। क्या बनाओगे? आरडीएनए। ओके, सपोज ये डिजायर्ड जीन है, इसको तुमने EcoR1 से काटा। अब जो भी तुम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटते हो डिजायर्ड जीन को, सेम RE को तुमको यूज़ करना पड़ेगा वेक्टर काटने के लिए। सेम RE, अगर तुम इसको EcoR1 से काटे हो, वेक्टर को भी EcoR1 से ही काटना पड़ेगा। इसको फिर DNA लाइगेज से तुम दोनों को ऐड कर दिए। 6th स्टेप, अब तुमको इसको ट्रांसफ़र करना होस्ट सेल में। अब ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पे आपके पास दो मेथड है। वन इज़ डायरेक्ट मेथड, सेकंड इज़ इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड वो होता है जिसमें अपन वेक्टर यूज़ करते हैं, जिसमें अपन वेक्टर यूज़ करते हैं। तो वो जीन ट्रांसफ़र बैक्टीरिया में करना है, प्लांट में करना है, एनिमल में करना है। अगर इस तीनों में ट्रांसफ़र करने के लिए तुम वेक्टर यूज़ कर रहे हो तो यू आर यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड वो होता है कि तुमने यूज़ नहीं किया, तुम यूज़ नहीं किए, इस वेक्टर को तुम सेल के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट करती है, डायरेक्टली फेंक के मार के यहाँ घुसा दिए। इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। वेक्टरलेस। क्या है? वेक्टरलेस, सॉरी, ये क्या है? वेक्टरलेस। इसमें वेक्टर यूज़ नहीं होता। इससे कई एग्जाम्पल है, लाइक माइक्रो इंजेक्शन, तुम्हारा माइक्रो इंजेक्शन, पार्टिकल गन बायोलिस्टिक मेथड, इलेक्ट्रोपोरेशन, केमिकल मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र, लाइपोसोम मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र। क्या होता है अपन ओवरव्यू ले लेंगे, बट आपको नाम बस पता होना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड का, जीन ट्रांसफ़र इन बैक्टीरिया। सपोज तुमने एक बीकर लिया, उसमें तुमने सेल को डाला, ये होस्ट सेल को डाला। क्या है? ये होस्ट है। क्या है? सॉरी, ये क्या है? होस्ट है। ये आरडीएनए है, इसको तुमको इसके अंदर इंसर्ट करना है। अब तुमको पता होगा, नहीं पता है तो पता हो जाना चाहिए अब तक, कि जो आरडीएनए है इट इज़ हाइड्रोफिलिक। क्या है? हाइड्रोफिलिक। और जो तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन होता है इट इज़ हाइड्रोफोबिक। सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन इज हाइड्रोफोबिक। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक है और ये हाइड्रोफिलिक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन ये डीएनए को अपने थ्रू पास करने नहीं देगा। इसके लिए अपन यूज़ करते हैं वन डाइवैलेंट कटायन, लाइक कैल्शियम +2, जिसके पास +2 चार्ज हो वो यूज़ करते हैं, इसके अंदर इसको डालते हैं। ओके, इससे क्या होता है ना, इससे ये होता है ये आरडीएनए और ये सेल आपस में बाइंड हो जाता है, मतलब चिपक जाता है, आपस में बाइंड हो जाता है। अब इसको इस बीकर को ठंडे टब में जहाँ पे आइस हो 0 डिग्री सेल्सियस पे डाल देते हैं। ठीक है। अब इससे क्या होता है, जो सेल है, जो होस्ट सेल है, ये अब कॉम्पिटेंट सेल बन जाता है। मतलब इसके पास थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंसी आ जाता है, इसके पास थोड़ा ज़्यादा ताकत, इन द सेंस मैं कहता हूँ सिंपल भाषा में, ज़्यादा ताकत आ जाती है इस डीएनए को अपने अंदर लेने की। ये ज़्यादा दिस सेल बिकम मोर एफिशिएंट फॉर अपटेक ऑफ डीएनए। ठीक है। उसके बाद सडन ट्रांसफ़र एट 42 डिग्री सेल्सियस, जो 0 पे था ये टेस्ट ट्यूब, इसको सडनली, अभी धीरे धीरे एक बार में वो वाटर में डिप करते हैं जिसका टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस है। इससे क्या होता है, हल्का सा पोर क्रिएट हो जाता है, उस होस्ट सेल में हल्का सा पोर क्रिएट हो जाता है और आरडीएनए अंदर चला जाता है। फिर उसको वापस से 0 डिग्री सेल्सियस पर लाएंगे, सडन ट्रांसफ़र एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो फिर से ये पोर क्लोज हो जाता है। जो प्रोसेस है
आइस में रखना से लेकर आइस वाटर में रखना, वाटर में रखना से लेकर आइस में रखना, इस होल प्रोसेस को अपन हीट शॉक ट्रीटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? हीट शॉक ट्रीटमेंट। ओके, ये जीन ट्रांसफरिंग बैक्टीरिया, क्या मैंने क्या बताया, ये हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफोबिक है, दोनों आपस में जाएगा नहीं, तो अपन डाइवलेंट कैल्शियम ऐड किए, ये से जाके चिपक गया, जब चिपक गया तो उसको फिर बर्फ़ में डाले, बर्फ़ में डालने से ये होता है कि ये जो होस्ट सेल है वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट बन जाता है, वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है इस DNA को अपने अंदर लेने के लिए। फिर इसको 42 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे सॉरी। तो ये क्या होता है, होस्ट सेल में तुम्हारा पोर क्रिएट होगा, जब पोर क्रिएट होगा उसको फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे डाल देंगे ताकि जो पोर क्रिएट हुआ था वो वापस बंद हो जाए। ठीक है, नाउ कम टू जीन ट्रांसफ़र इन प्लांट। जीन ट्रांसफ़र इन प्लांट, अब इसका तुम 2 चीज़ यूज़ कर सकते हो, TI प्लाज्मिड और RI प्लाज्मिड। TI प्लाज्मिड, RI प्लाज्मिड। TI प्लाज्मिड जो होता है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन बैक्टीरिया में होता है। जो प्लाज्मिड है इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन बैक्टीरिया में होता है। RI प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस में होता है। और ये बैक्टीरिया TI प्लाज्मिड कैरी करता है, ये बैक्टीरिया RI प्लाज्मिड कैरी करता है। TI प्लाज्मिड नाम से लग रहा है कि ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये जो होता है, ये जो तुम्हारा डाइकोट प्लांट में एक ट्यूमर कॉज करता है। ठीक है, और ट्यूमर क्या होता है, मास ऑफ सेल। ठीक है, मास ऑफ ट्यूमर कॉज किया। RI प्लाज्मिड रूट इंड्यूसिंग, नाम से लग रहा है रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये रूट हेयर को और तेजस ग्रो करेगा, मुझे इट कॉज हेयरी रूट इन डाइकोट प्लांट। रिमेंबर, इन डाइकोट प्लांट, मोनोकॉट में नहीं। ट्यूमर, इट कॉज क्रॉन गॉल डिजीज, इट कॉज क्रॉन गॉल डिजीज इन द डाइकोट प्लांट। अब क्या होता है, लुक केयरफुली, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियम है, ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास एक प्लाज्मिड है, उस प्लाज्मिड में TDNA, उस प्लाज्मिड में तुम्हारा TDNA है, और इस TDNA में TI जीन है। एक प्लाज्मिड है, उसमें बहुत सारे साइट भी है, ORI साइट है, VIR जीन है, TDNA, उसके पास T जीन है। अब इस DNA पर TI जीन होता है, इस DNA पर TI जीन होता है, प्लाज्मिड है। अब क्या करता है ना ये बैक्टीरिया अपना TI जीन डाइकोट प्लांट में ट्रांसफ़र करता है, डाइकोट प्लांट में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, ट्रांसफ़र किया, और जो डाइकोट प्लांट का DNA था उससे जाके इनकॉर्पोरेट हो जाता है, उससे जाके जुड़ जाता है। जब TDNA इंटीग्रेट हो जाएगा DNA और प्लांट सेल, जब दोनों जुड़ जाएगा तो यहाँ TI जीन जो है वो एंजाइम बनाएगा। वो एंजाइम ऑक्सीजन होता है और साइटोकाइनिन होता है। आपने पढ़ा होगा क्लास 11 के PGR चैप्टर में, ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन क्या करता है, रूट और शूट को इलोंगेट करता है, मतलब बढ़ाता है, उसको रूट और शूट के ग्रोथ को प्रमोट करता है। बस यहाँ पे ये DNA वही करता है, इसलिए आके जैसे कि यहाँ पे बना तुम्हारा क्या कहते हूँ, जैसे कि ये सेल को डिवाइड करने पे हेल्प करेगा, जब सेल को डिवाइड करने में हेल्प करेगा तो यहाँ पे एक ट्यूमर बन जाता है प्लांट में। अब जो साइंटिस्ट है, अब इसी का देखा फ़ायदा, क्या फ़ायदा देखा इसमें, इस बैक्टीरिया में जो जहाँ पे TI जीन था उसको हटाकर एक अपना डिज़ायर्ड जीन था जो अपन को काम आएगा, उसको इंसर्ट कर दिया। अब बैक्टीरिया का जो आदत है वही करेगा, इसने TDNA को ट्रांसफ़र किया प्लांट सेल में, और ये TDNA जाके होस्ट DNA में जाके इंटीग्रेट हो गया, जुड़ गया। अब जो डिज़ायर्ड जीन यहाँ पे है, अब वो अपना प्रोडक्ट बनाएगा। TI जीन जो था वो अपना प्रोडक्ट बना रहा था, बट जो डिज़ायर्ड जीन है वो अपना प्रोडक्ट बनाएगा, और जो भी डिज़ायर्ड जीनों का अपने मुताबिक वो अपना प्रोडक्ट बनाएगा। अब ये यहाँ पे ये नहीं बनेगा, ऑक्सीजन साइटोकाइनिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि TDNA जो दूसरा नाम क्या है, ट्रांसफ़र DNA। ठीक है, जो कि ट्रांसफ़र प्लांट में ट्रांसफ़र होता है। जहाँ पे वुंड होता है प्लांट, जहाँ पे जख्म होता है प्लांट में, जहाँ जख्म होता है वहाँ पे एक केमिकल रिलीज होता है, असीटोसिरिंगोन, जो भी प्रोनाउंस करो सॉरी, असीटोसिरिंगोन केमिकल रिलीज होता है। और ये केमिकल जो है, ये VIR जीन जो आपने पढ़ा यहाँ पे भी देखा है, असीटोसिरिंगोन, ध्यान सुनो मेरी बात, जो यहाँ पे जख्म, जो सपोज ये प्लांट था, इसमें यहाँ पे जख्म हुआ, इस जख्म की वजह से एक केमिकल रिलीज होगा, असीटोसिरिंगोन जो भी है। ठीक है, असीटोसिरिंगोन। अब ये VIR जीन को एक्सप्रेशन को वो करेगा, तुम्हारा
इंड्यूस करेगा। अब ये VIR जीन जो प्रोडक्ट बनाया, इस प्रोडक्ट के बदौलत ये tDNA जो है वो ट्रांसफ़र होता है प्लांट में, और TI जीन जो होता है वो जो है उसके अंदर ऑक्सीजन और साइटोकाइनेस बनाने की क्षमता होती है। अब जो तुम TI जीन को हटाया, तूने जो TI जीन को हटाया, TI जीन को हटा के डिज़ायर्ड जीन दिया, इसलिए अब इस DNA को इसलिए अब इस DNA को डिसआर्म्ड TI प्लाज्मिड कहते हैं। डिसआर्म्ड। ओके, ये पॉइंट लिखा हुआ है, रीड कर दिया, ठीक है, रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा। अब जीन ट्रांसफर इन एनिमल सेल। सपोज ये मदर है, इसके पास अर्ली इम्यूनिक लाइफ में कुछ जायगोट है, ठीक, कुछ जायगोट है। अगर तुम इस मदर को दोगे डिज़ायर्ड जीन तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। सब इसके अंदर जो तुम्हारा अर्ली इम्यूनिक स्टेज जो था, बच्चा था, उसको तुमने बाहर निकाला, फिर रेट्रोवायरस की मदद से उस अर्ली इम्यूनिक लाइफ स्टेज वाले जो ज़िंदगी था उसके अंदर तुमने डिज़ायर्ड जीन डाला। अब इसको वापस से ट्रांसफ़र कर दिया मदर में, अब ये मदर से जो बच्चा होगा, जो प्रोजेनी होगा, उसमें डिज़ायर्ड जीन का जो प्रोडक्ट होगा वो सब में मिलेगा। जो यही लिखा हुआ एनिमल, जब हम जीन ट्रांसफ़र करते हैं जायगोट या अर्ली इम्यूनिक लाइफ में, तो वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल होता है, ठीक है। दो मेथड है एनिमल में ट्रांसफ़र करने के लिए, 2 मेथड है। अगर तुम डायरेक्ट करना चाहोगे तो मैक्रो इंजेक्शन, इनडायरेक्ट करना चाहोगे डिसआर्म्ड। तो रिमेंबर, जो मैक्रो इंजेक्शन है वो सिर्फ एनिमल के लिए होता है। तुम इसको प्लांट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बट कंडीशन ये है कि प्लांट में सेल वॉल नहीं होना चाहिए। मैक्रो इंजेक्शन क्या होता है, सपोज ये सेल है, माइक्रो इंजेक्शन डायरेक्ट इंजेक्शन लिए और तुम इंजेक्ट कर दिए, किसमें, सेल में। तो एनिमल सेल में तो सेल वॉल होता नहीं है, आराम से इंजेक्ट कर दिए। प्लांट में ये दिक्कत है कि सेल वॉल होता है। अगर तुम सेल वॉल को हटा दिए तो तुम माइक्रो इंजेक्शन कर सकते हो प्लांट सेल में भी, लाइक दिस, ठीक है, एनिमल सेल में। दूसरा है पार्टिकल गन बायोलिस्टिक मेथड, ये होता है प्लांट, पर ये याद रखना कि ये प्लांट के लिए होता है ज़्यादा, और गोल्ड और टंगस्टन इसमें यूज़ करते हैं बिकॉज ये इनट होता है, नॉन टॉक्सिक होता है। जब भी बॉडी में जाएगा कोई भी प्लांट में तो कुछ कॉज नहीं करेगा, कुछ हार्मफुल साइड इफेक्ट कॉज नहीं करेगा, ठीक है। क्या होता है ना, सपोज ये तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा वो होता है, सेल होता है, ठीक है, प्लांट का, यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोसेस होता है। यहाँ पे तुम रखते हो गोल्ड टंगस्टन, फिर यहाँ से पुश करते हो, धक्का देते हो, समझे, बम्बार्ड करते हो, ये जाके चिपक डायरेक्ट सेल के अंदर जाके घुस जाता है। तो सही है, बस आपको नाम याद रखना है कि बायोलिस्टिक प्लांट के लिए होता है, जैसे गोल्ड और टंगस्टन यूज़ करते हैं। बस केमिकल मेडिएटेड, मतलब इसमें यूज़ करते हैं केमिकल नॉन एज PEG, दैट इज़ पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। ये क्या, इसके पास ये सेल को हेल्प करता है और उसमें हल्का सा पोर क्रिएट करता है, ये DNA अंदर चला जाता है। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है बस ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो पार्टिकल गन वाला ध्यान रखना और माइक्रो इंजेक्शन वाला ध्यान रखना, जो उसमें डेटा दिया हुआ है। इलेक्ट्रोपोरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, मतलब कि इलेक्ट्रिक की मदद से एक हल्का टेम्प्रेरी पोर क्रिएट हो जाता है। देन लाइपोसोम मेडिएटेड जीन ट्रांसफ़र, जो हम लोग का सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है लिपिड से बना होता है। तुमने लिपिड का ही एक बैग बनाया, उसमें DNA को डाल दिया, उस बैग में DNA को डाल दिया। अब लिपिड जब मिलेगा आपस में फ्यूज़ कर जाएगा, जब फ्यूज़ करेगा तो ये आपका जो DNA है वो अंदर होस्ट सेल के अंदर चला जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन है, देख लेना। कोई स्पेशल पॉइंट है क्या है, सपोज तुम प्लास्मिड लिए, क्या ये PVR322 है, इसमें एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन भी है, टेट्रासाइक्लिन भी है। अब तुमने जीन यहाँ से जो टेट्रासाइक्लिन में जो वो था, जो डिजीज़ कॉज कर रहा था, उसको हटा के तुमने डिज़ायर्ड जीन को इंसर्ट किया, इसमें तुमने डिज़ायर्ड जीन को इंसर्ट किया। अब इसमें टेट्रासाइक्लिन से लड़ने की ताकत नहीं थी। अब जो पहले क्या था, पहले जो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन था उसके पास पावर था, कोई प्रोडक्ट बनाता था, और उसके पास कोई जीन था, इस जीन से कोई प्रोडक्ट बनाया, उससे वो
एंटीबायोटिक से लड़ता था। अब तुम इस जीन को हटा के डिजायर्ड जीन इंसर्ट कर दिए, इसके क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन से लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है, जो इसका पावर था वो खत्म हो जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। क्या कहते हैं, इंसर्शनल, इंसर्ट करके इसको इनएक्टिव कर दिया, इंसर्ट करके इसको इनएक्टिव कर दिया। अगर तुम एम्पिसिलिन में इंसर्ट करते इसका पावर खत्म हो जाता, अभी तुमने टेट्रासाइक्लिन में इंसर्ट किया है तो इसका पावर खत्म हो गया। वही लिखा हुआ इसमें, अब देख लेना, ठीक है। 7th स्टेप इज, अब तुमको सेलेक्ट करना है जो तुमने जो तुम्हारा 3 ऑप्शन 3 बना था, एक में नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, दूसरा क्या था ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकम्बिनेंट, तीसरा है ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकम्बिनेंट। इस तीनों में से तुमको ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकम्बिनेंट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। लुक हियर, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट में 2 स्टेप है, दो तरीका है बेसिकली। पहला है कि सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट विथ 2 एंटीबायोटिक, हम 2 एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन का उपयोग करेंगे। तो हम कह सकते हैं हम PVR322 का उपयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि PVR322 में ही 2 था। कहाँ गया वेट बस, अरे यार कितना पीछे चला गया, अरे साला। हाँ, PVR322 में ही तुम्हारा 2 एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन था, एक एम्पिसिलिन था, टेट्रासाइक्लिन था, ठीक है। हम डिजायर्ड जीन को कट किए, सपोज कोई मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मतलब BAM-H1 से कट किए, आप किसी से कर सकते हो, जो तुम आप एग्जांपल लिया मैं यहाँ पे, और यहाँ डिजायर्ड जीन है, या PVR322 लिया, उसमें 2 लिया एग्जांपल के तौर पे, दोनों को कट किया सेम RE से, BAM-H1 से, दोनों कट किया। अब DNA लाइगेज जोड़ेंगे। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, अगेन यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, मैं पहले बता दिया हूँ, या ये खुद से जुड़ सकता है, या ये खुद से जुड़ सकता है, या ये खुद से ऐसे जुड़ सकता है, या ये इसके साथ जुड़ सकता है। जब ये खुद से जुड़ेगा तो ये जब ये वाला DNA, डिजायर्ड DNA जब वेक्टर से जुड़ेगा उसे रिकम्बिनेंट DNA कहेंगे, उसे रिकम्बिनेंट DNA कहेंगे। जो खुद से जुड़ गया इसे नॉन रिकम्बिनेंट कहेंगे। अब इसको होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करना है, इसका 3 पॉसिबिलिटी है, इसका 3 पॉसिबिलिटी है। क्या क्या? या तो दोनों में से एक भी ना जाए, भाई यहाँ ये ध्यान सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन हर साल आते हैं, एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट में। 2 है, इसमें 3 पॉसिबिलिटी कि दोनों में एक भी नहीं गया, उसको कहेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्या कहेंगे? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। दोनों में से नॉन रिकम्बिनेंट वाला गया, ट्रांसफॉर्मेंट ट्रांसफ़र तो हुआ, ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकम्बिनेंट TNR। अब एक में रिकम्बिनेंट वाला गया, ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकम्बिनेंट TR। अगर जिसमें एक भी नहीं गया, अगर तुम इसको एंटीबायोटिक दोगे तो ये तो मर जाएगा, ना इसमें एम्पिसिलिन से लड़ने की ताकत है, ना टेट्रासाइक्लिन से लड़ने की ताकत है। जिसमें नॉन रिकम्बिनेंट वाला गया उसमें तो दोनों है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी है। तो अगर तुम इसको एंटीबायोटिक दोगे तो एम्पिसिलिन से भी बच जाएगा, टेट्रासाइक्लिन से भी बच जाएगा। जो रिकम्बिनेंट है इसमें जो टेट्रासाइक्लिन वाला नहीं है, बिकॉज यहाँ पे तुम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दी हो। सपोज यहाँ पे तो तुम्हारा डिजायर्ड जीन, यहाँ पे डिजायर्ड जीन बैठा हुआ है, यहाँ पे तुम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन किए हो। अब इससे इसको tRNA से लड़ने की क्षमता नहीं है। अगर तुम इसको एंटीबायोटिक दोगे, ये एम्फिसिलिन से तो बच जाएगा, ये एम्फिसिलिन से तो बच जाएगा, पर टेट्रासाइक्लिन दोगे तो ये मर जाएगा। इसके पास टेट्रासाइक्लिन से लड़ने की ताकत नहीं है। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकम्बिनेंट, इसमें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ है। अब मुझे इस तीनों में से ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकम्बिनेंट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। मुझे इसे सिलेक्ट करना है, इस दोनों को एलिमिनेट करना है। उसके लिए अपन एक मास्टर प्लेट लेंगे, उसके लिए अपन एक मास्टर प्लेट लेंगे, तीनों अलग अलग जगह पे प्लेस करेंगे। उस मास्टर प्लेट में एंटीबायोटिक एब्सेंट है। क्या है? एंटीबायोटिक एब्सेंट है। तो ये भी ग्रो करेगा, ये भी ग्रो करेगा, ये भी ग्रो करेगा, एंटीबायोटिक नहीं है, तीनों मस्त ग्रो करेंगे। फिर इसका 2 रेप्लिका प्लेट बनाएंगे। रेप्लिका प्लेट कैसे? एक वेलवेट पेपर लेते हैं, इसको इस पर डिप करेंगे, जब इसको इस पर डिप करके एक दूसरे प्लेट पर ऐसे पुट कर देंगे। जो जहाँ था वो वहीं आ जाता, जो जहाँ था वो वहीं आ जाता। सो येलो यहाँ आ गया, रेड यहाँ आ गया, और ग्रीन यहाँ आ गया, ठीक है। ग्रीन यहाँ है, रेड यहाँ है, येलो यहाँ है, ठीक है। अब पहले प्लेट में जो रेप्लिका प्लेट अपन ने बनाया, पहले प्लेट में एम्फिसिलिन मीडियम है, इसमें एम्फिसिलिन एंटीबायोटिक है, दूसरे में टेट्रासाइक्लिन है। जिसमें एम्फिसिलिन है
नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला तो मर जाएगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला तो मर जाएगा, ये तो मर गया, ये तो मर गया इसमें, बिकॉज इसके पास एम्फिसिलिन से लड़ने की ताकत नहीं थी। और दोनों ट्रांसफॉर्मेंट में एम्फिसिलिन से लड़ने की ताकत है, दोनों बच जाएगा। तो इससे हम सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट कर लेंगे, जिसमें ट्रांसफॉर्मेंट हुआ, जिसमें ट्रांसफ़र हुआ है उसे सिलेक्ट कर लेंगे, जिसमें ट्रांसफ़र नहीं हुआ है उसको यहाँ से रिजेक्ट कर, इस प्लेट से उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, बिकॉज उस प्लेट में वो मर जाएगा। हम इस प्लेट को देख के हम कह सकते हैं जो ये वाला है, जो ऊपर वाला है, वो नॉन एंटी है, नॉन ट्रांसफॉर्मेट है, इसमें ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। अब टेट्रासाइक्लिन कंडक्टिंग मीडियम में अगर डालेंगे वो यहाँ पे वही, ये तो मर गया, ये तो नॉन ट्रांसफॉर्मेट है, यहाँ भी मर जाएगा वो। अब इस दोनों में से वही जिंदा रह पाएगा जिसके पास टेट्रासाइक्लिन से लड़ने की ताकत होगी। अब टेट्रासाइक्लिन से लड़ने की ताकत किसमें? ट्रांसफॉर्मेंट विद नॉन रिकम्बिनेंट। रिकम्बिनेंट वाले में तो टेट्रासाइक्लिन लड़ने की ताकत नहीं है, ये तो खत्म हो गया, इनएक्टिवेशन हो गया। तो यहाँ पे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट विद नॉन रिकम्बिनेंट वाला मर जाएगा, ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकम्बिनेंट वाला मर जाएगा। आए, ये क्या हो गया भाई? जो जिसको हम सेलेक्ट करें वही मर गया। हाँ, ये बस रेप्लिका प्लेट है। अब इसके मदद से इसमें पता लगाएंगे, मास्टर प्लेट में पता लगाएंगे कि इसमें ये तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट पता चल गया। अब इस दोनों में जो मर गया वो ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकम्बिनेंट है। अब इसको सिलेक्ट करके आगे लैब में ग्रो करेंगे। तो इस दोनों रेप्लिका प्लेट्स की मदद से अपन ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकम्बिनेंट को पहचान लिया। ठीक है, फॉर सिलेक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट, फॉर सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट एम्फिसिलिन लिया, फॉर सिलेक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट टेट्रासाइक्लिन लिया। जिसका इनएक्टिवेशन करोगे उसका पावर खत्म हो जाता है। सपोज मैंने फिर मैं बताता हूँ, अगर डिज़ायर जीन को टेट्रासाइक्लिन में रखा, टेट्रासाइक्लिन की पावर खत्म हो गई, उसको कहते हैं तुम्हारा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। बात समझ में आई? ओके, नहीं समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसे एक बार फिर रिमाइंड करके देख लो। ओके, लुक हियर, बट ये बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस है, बहुत ही तुम्हारा डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है। तो इसको ओवरकम करने के लिए अपन एक दूसरा मेथड यूज़ करते हैं जिसमें LAC-Z जीन यूज़ होता है। अल्टरनेट मेथड यूज़ करते हैं जिसमें LAC-Z जीन प्रेजेंट होता है। अब ये सिंपल है, क्या होता है इसमें ना, अब इसका हेक्टिक इसलिए है कि इसमें रेप्लिका प्लेट बनाना पड़ रहा है। LAC-Z जीन में रेप्लिका प्लेट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज LAC-Z जीन वो है, इसे तुम्हारा इंजाइम बनता है, उस इंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इस इंजाइम से मदद से एक सबस्ट्रेट होता है, एक केमिकल होता है हम लोग के बॉडी में, जो वाइट कलर सब्सटेंस को ब्लू कलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। इसको एक्सगल कहते हैं। एक्सगल जो वाइट है उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। अगर LAC-Z जीन प्रेजेंट है ब्लू कलर आएगा, अगर LAC-Z जीन प्रेजेंट है ब्लू कलर आएगा, अगर LAC-Z जीन एब्सेंट है वाइट कलर आएगा। वाइट रिमेन वाइट, अगर LAC-Z नहीं है तो वाइट रिमेन वाइट, LAC-Z है तो वाइट विल कन्वर्ट इनटू ब्लू। ठीक है, इसी की मदद से यहाँ से करेंगे, इसको लाइगेट करेंगे। सेम प्रोसीजर जो पहले वाला था वो सेम प्रोसीजर है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होता है वो सेम है, एक नॉन रिकम्बिनेंट है, एक रिकम्बिनेंट है। ट्रांसफर करेंगे ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जिसमें दोनों में से एक भी नहीं किया। अब इसमें एक में नॉन रिकम्बिनेंट गया, एक में रिकम्बिनेंट गया। जिसमें ट्रांसफॉर्मेंट विथ जो तुम्हारा LAC-Z जीन है, इसमें जो दो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है, एक एम्फिसिलिन का है और दूसरा टेट्रासाइक्लिन का नहीं, LAC-Z का है, LAC-Z का है। इसमें क्या था, दूसरा टेट्रासाइक्लिन का था, इसका LAC है। बस यही चेंज हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस थोड़ा आगे लास्ट स्टेप में थोड़ा चेंज है। क्या है? जिसमें दोनों नहीं गया उसमें तो किसी से, अब तुम किसी एंटीबायोटिक दोगे दोनों मरेगा। नॉन रिकम्बिनेंट में तो दोनों का पावर है, ये तो ब्लू कलर भी कन्वर्ट करेगा और एम्फिसिलिन से बच भी जाएगा। अब ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकम्बिनेंट में LAC-Z जीन का तो LAC-Z जीन मर गया, इसका खात्मा हो गया। अब इसमें ये वाइट रह जाएगा और इसमें एम्फिसिलिन से लड़ने की ताकत हो गई। इसी के वजह से अगर एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम देंगे तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला मर जाएगा। अब ये दोनों बच जाएगा जब एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम लिए। देखो, ध्यान से देखो, जब एम्फिसिलिन कंटेनिंग मीडियम हम लिए, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला तो मर गया, अब ये दोनों बचा। अब क्या होगा? जिसके पास LAC-Z जीन होगा
वो तो बीटा गैलेक्टोसाइड्स बना के ये वाइट को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। सपोज ये वाले सेल में ब्लू कन्वर्ट हो गया, जब ब्लू कन्वर्ट हो गया मतलब उसके पास लैग जेड जीन जिंदा है, अभी ये जिंदा है, इसका मतलब ये नॉन रिकम्बिनेंट है। जिसमें वाइट रह गया, ये तो पहले मर गया, 2 बचा, 2 में एक ब्लू कन्वर्ट हो गया तो लैग जेड जीन है। जो वाइट रह गया इस मतलब इसमें लैग जेड जीन नहीं है, इसका मतलब ये रिकम्बिनेंट है, इसका मतलब ये रिकम्बिनेंट है। बात समझ में आई? अब इसको यहाँ से चूज करके ग्रो करेंगे लैब में। अब 8 स्टेप, अब जो तुम्हारा इस जीन से कोई जो प्रोडक्ट आया उसको ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। सपोज ये जेनेटिक मॉडिफाइड इकोलाई है, जिसमें मतलब अपन डाले हैं तुम्हारा RDNA, उसको स्मॉल स्केल पर ग्रो करेंगे। पहले उसको स्मॉल स्केल पर ग्रो करेंगे ताकि उसका जो बेस्ट जो इसका मीडियम है तैयार हो सके। उसका टेम्परेचर क्या है, उसका pH क्या है, बेस्ट टेम्परेचर क्या है उसके ग्रोथ के लिए, ठीक है। उसका बेस्ट ऑप्टिमम कंडीशन क्या है, ठीक है। उसको कैसे आइसोलेट कर सकते हैं, इसको कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं, वो सब प्रोसीजर हम पहले स्मॉल स्केल पर ग्रो करके जान जाते हैं। उसके बाद इसको लार्ज स्केल पर ग्रो करते हैं, ठीक है। लार्ज स्केल में यूज़ करने के लिए अपन एक तुम्हारा एक बायो रिएक्टर यूज़ करते हैं, मतलब समझ लो एक टंकी टाइप का बायो रिएक्टर यूज़ करते हैं जिसका कैपेसिटी 100,000 लीटर होती है। इसका एग्जांपल है स्टर्ड बायो टैंक रिएक्टर, स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर, ठीक है। उसमें क्या होता है ना, ऐसा एक स्टेप, ऐसा मतलब तुम्हारा सेटअप होता है। या तो तुम स्ट्राइल ईयर मतलब फ्रेश ईयर तो यहाँ से इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ये कल्चर मीडियम है, ये इम्पेलर है, इसको इम्पेलर कहते हैं। इम्पेलर क्या होता है ना, ये ऐसे घूमता है तो ये मिक्स करता है, ठीक है। यहाँ से मोटर है, एसिड बेस पीएच कंट्रोल सिस्टम है। यहाँ से तुम स्टीम दे सकते हो फॉर स्टेरिलाइजेशन। स्टीम दोगे जितने बैक्टीरिया वगैरह होगा वो मर जाएगा हाई टेम्परेचर से, फिर टेम्परेचर कंट्रोल तुम कर सकते हो। ये सब तुम्हारा ये है तुम्हारा सिंपल स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर, ठीक है। अब कैसे होता है ना, इससे जो प्रोडक्ट आया तो जाली के छलनी से इसको छाल देंगे, पहले इसको पहले सेपरेट कर लेंगे। जो प्रोडक्ट बना है, ये प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है इसको सेपरेट करेंगे, सेपरेट करके प्यूरिफाई करेंगे। फिर इसको कुछ प्रिजर्वेटिव देंगे कि ख़राब ना हो। उसके बाद उसका क्वालिटी टेस्ट करेंगे, पैकेज करके मार्केट को देंगे। तो जनरली ये सेपरेशन यहाँ से लेकर जो जितना स्टेप है इसी को कहते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। और ये डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट होता है, वेरी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ठीक है। जनरली जो होता है एनसीईआरटी में दिया हुआ है सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्यूरिफिकेशन और फॉर्मुलेशन विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव, इस तीनों को ही डाउनस्ट्रीम कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया उसमें क्वालिटी टेस्ट भी दे दिया और ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, तो तुम्हें ऑल ऑफ द अबव चूज़ करना है, ठीक है। हाँ, दोनों क्वेश्चन को पढ़ोगे समझ में आ जाएगा क्या डिफरेंस है। अगर सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन और क्वालिटी दे दिया और ऑप्शन ऑल है तो ऑल को दोगे, ठीक। अब पूछा विच इज़ नॉट इंक्लूड, सेपरेशन भी है, प्यूरिफिकेशन भी है, प्रिजर्वेशन भी है और क्वालिटी भी है, तो तुम क्वालिटी को चूज़ करेंगे, ठीक है। ये पढ़ लेना जो स्टेप है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इंक्लूड सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, प्रिजर्वेशन। अब 2 टाइप का बायो रिएक्टर होता है, मैं बता दिया, सिंपल और एक होता है स्पार्ज्ड। ये डिफरेंस है, सिंपल में इम्पेलर होता है, ठीक है, और स्पार्ज में स्पार्जर होता है। यहाँ से बबल निकलता है, वो बबल पता होगा सर्कल जो होता है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। जब बबल क्रिएट करता है तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ये ऑक्सीजन को ज़्यादा कैरी करेगा, इसलिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो इसमें बैक्टीरिया है जो ग्रो कर रहा है उसका कुछ स्टेज है। वन इस लैग स्टेज, स्टार्टिंग का स्टेज में ग्रो नहीं कर रहा है, उसके बाद धड़ल्ले से अचानक से एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा, इसे लॉग फेज कहते हैं। दिस इज द फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव फेज। फिर उसके बाद ये सैचुरेट होकर एक स्टेशनरी होगा, फिर उसको कुछ देर के बाद ये मरने लगेगा, डेथ फेज। लैग, लॉग, स्टेशनरी, डेथ। अब कल्चर मीडियम 2 तरह का होता है, लास्ट है। कल्चर मीडियम 2 तरह का होता है, वन इज बैच कल्चर, सेकेंड इज कंटिन्यूस कल्चर। बैच कल्चर वो होता है जो तुमने ये मीडियम लिया, इसके अंदर जो मीडियम तूने लिया वो एक ही बार तूने लिया। इन दिस कल्चर द मीडियम इज ओनली टेकन वन।
बट कंटिन्यूस क्या हुआ, तूने जो मीडियम लिया, यहाँ पे जो तूने मीडियम लिया, इसको निकालते हैं बाहर एक तरफ एक साइड से, और दूसरे साइड से जितना निकालें उतना फ्रेश मीडियम डालते हैं। इससे क्या होता है, जो अंदर जितना भी बैक्टीरिया है वो अपने मोस्ट एक्टिव फेज में जीवित रहता है for a long time. In this culture, the used medium is drained out from one side, and while fresh medium is added from the other side. Second point, in this culture, very important, cells are maintained in their physiologically most active log or exponential phase. ठीक है, तो यहाँ पे जाके आपके बायोटेक का पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। बायोटेक का 2 पार्ट है, एंड सेकंड पार्ट इज इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा, पहले यहाँ तक आप देख लो। होप यू लाइक इट।